नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर की खबरों से जुड़ा हमारा ये विशेष बुलेटिन। दिल्ली में ओमिक्रॉन का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इसकी जद में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आ गए हैं। उन्होंने आज सुबह खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने कहा है कि उनमें कोरोना के हल्के लक्षण दिख रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को घर के अंदर ही क्वारंटीन कर लिया है। उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील की है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देहरादून में एक बड़ी रैली की थी, जहां हजारों की भीड़ रैली में शामिल हुई थी। इसके एक दिन बाद आए रिपोर्ट में वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 4099 मामले सामने आए हैं और 7 महीने में ये कोरोना का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। दिल्ली में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केस 10,986 हैं, जबकि कंटेनमेंट जोन की संख्या 2008 है। ओमिक्रॉन का असर भी दिल्ली में खूब देखा जा रहा है। पिछले 15 दिनों में दिल्ली में ओमिक्रॉन के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 2 दिनों में कोरोना के जितने केस आए हैं उनमें 84% मामले ओमिक्रॉन के रहे हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद आज सुबह ट्वीट करके दी। इसके साथ ही साथ उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है और अपील की है उन तमाम लोगों से जो उनसे बीते कुछ दिनों में संपर्क में आए थे कि वो अपनी कोरोना टेस्ट की जांच करवाएं। इसके अलावा दिल्ली में ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में जो 84% मामले इस वक्त वो ओमिक्रॉन संक्रमण के हैं। इसके अलावा दिल्ली के तमाम अस्पतालों में जो तमाम बुनियादी सुविधाएं हैं और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको फिर से मजबूत करने का काम जो है वो किया जा रहा है। रुख अगली खबर का करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के बाद अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। मनोज तिवारी ने बताया कि उन्हें लक्षण दिखने पर पहले ही खुद को आइसोलेट कर लिया था। कोरोना पॉजिटिव आने पर उन्होंने संपर्क में आए सभी लोगों से कोरोना जांच कराने की अपील की है। आपको बता दें कि सोमवार को उत्तराखंड के रुद्रपुर में प्रचार में वो शामिल नहीं हुए थे। मनोज तिवारी को बीजेपी का स्टार प्रचारक माना जाता है। वो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और आगामी इस वर्ष जो तमाम राज्यों में चुनाव है वहां मनोज तिवारी की लगातार काफी डिमांड रहती है जनसभाओं को लेकर। लेकिन कोरोना संक्रमण के लक्षणों को बीच उन्होंने खुद को जो है आइसोलेट कर लिया था पहले ही और उसके बाद अब उनका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। देश भर में कोरोना के आंकड़े में लगातार वृद्धि होती जा रही है। ओमिक्रॉन के साथ ही कोरोना ने भी रफ्तार पकड़ ली है। तेजी से फैलते कोरोना की चपेट में स्वास्थ्य कर्मी भी आ रहे हैं। सोमवार को सफदरजंग अस्पताल में 6 रेजिडेंट डॉक्टर्स को कोरोना संक्रमित पाया गया। ये सभी डॉक्टर शिशु विभाग से संबंधित हैं। सफदरजंग अस्पताल की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ये ओमिक्रॉन के मामले नहीं हैं। आपको बता दें कि रविवार को शिशु विभाग के 5 डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए थे और इससे पहले 12 डॉक्टरों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। अस्पताल में पिछले 10 दिनों में 23 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इससे पहले एम्स सहित अन्य अस्पतालों में भी डॉक्टरों के अलावा अन्य स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाया जा चुका है। सभी डॉक्टर होम आइसोलेशन में हैं। रुख अगली खबर का करते हैं। दिल्ली में सोमवार को कोरोना के 4099 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके बाद दिल्ली में संक्रमण दर बढ़कर 6.46% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 4099 केसेस की पुष्टि हुई है और 1 मरीज की इस दौरान मौत हुई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के 80% से ज्यादा मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। साथ ही उन्होंने विशेषज्ञों के हवाले से अंदेशा जताया है कि 1 सप्ताह तक दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले काफी बढ़ेंगे। जिस दर से दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है उससे आने वाले दिनों में दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया जा सकता है।
ऑरेंज अलर्ट कोरोना के खतरे को देखते हुए दूसरा स्टेज है। यह अलर्ट तब घोषित किया जाता है जब कोरोना की संक्रमण की दर लगातार 2 दिन 1% रहने लगे या फिर औसतन 3,500 नए केस सामने आने लगे या फिर अस्पतालों में ऐसी स्थिति हो जाए कि 700 ऑक्सीजन बेड औसतन भरने रहने लगे। इस लिहाज से देखा जाए तो दिल्ली अब ऑरेंज अलर्ट के खतरे की तरफ बढ़ती दिख रही है। वहीं पॉजिटिविटी रेट अगर लगातार 5% से ऊपर हो जाए तो रेड अलर्ट की नौबत आ जाती है। दिल्ली के अंदर पिछले 10-15 दिन से केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। जब से ओमिक्रॉन आया है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, परंतु संतोष की बात यह है कि लोग बड़े नॉर्मल से लक्षण हैं, बहुत ही कम बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की बहुत कम ज़रूरत पड़ रही है। पिछली बार जब इतने लोग पेशेंट होते थे बीमार तो बहुत बड़ी संख्या में लोग हॉस्पिटल में होते थे। कल जो अस्पताल के अंदर जो टोटल लोग थे, दिल्ली के जो पेशेंट थे वो सिर्फ 202 पेशेंट थे। सिर्फ कुल दिल्ली के जो पेशेंट थे 202 पेशेंट थे दिल्ली के जो अस्पतालों में थे। तो इतनी बड़ी संख्या में आने के बावजूद भी बड़े संतोष की बात है। तो ज़्यादा लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। 2 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है कि भाई मास्क लगाएं तो इससे बच सकते हैं और जल्द ही दिल्ली के लोग सब मिलके इस कोरोना की नए रूप को, जिसे ओमिक्रॉन कहते हैं, इसको भी जल्द ही हराएंगे। 2 दिन का जो लास्ट 2 डेज का बता सकता हूँ, उनमें 84% जो पेशेंट थे वो ओमिक्रॉन के थे। 84%। अगर पूरे महीने का निकालते हैं तो फिर वो कम हो जाता है। पूरे महीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेंड ये आ रहा है कि अब जो केसेस आ रहे हैं वो ज्यादातर ओमिक्रॉन। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते हुए दिल्ली में नजर आ रहे हैं और इन बढ़ते हुए मामलों के बीच अब जो तमाम परेशानियां हैं वो भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर आरएस बेदी जी जुड़ रहे हैं, जो कि WMA के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। डॉक्टर आरएस बेदी जी, स्वागत है आपका। किस तरीके से आप देख रहे हैं कोरोना के बढ़ते हुए ग्राफ को? तकरीबन 4,000 मामले दिल्ली में दर्ज किए गए हैं पिछले 24 घंटे में। ओमिक्रॉन जो है वो बाकी सारे वेरिएंट के मुकाबले में ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला है और जो 4,000 की हम आज आंकड़े की बात कर रहे हैं, ये 4,000 वो हैं जिनको हमने टेस्ट किया है। जी। मेरे हिसाब से अगर हम 4,000 को ये मान के चले तो इसको कम से कम हम 100 गुने में भी अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो इतने केसेस भारत में आज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी डॉक्टर बेदी साहब, जिस तरीके से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं तो एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस बार जो अच्छी बात मैं देख रहा हूं वो ये है कि हॉस्पिटल में एडमिटेड मरीजों की संख्या बहुत कम है। जितने भी मामले आ रहे हैं वो होम आइसोलेशन में ही ठीक हो जा रहे हैं। तो क्या हम इस वेरिएंट को गुड वेरिएंट कह सकते हैं? यस, किसी हद तक ये बात बिल्कुल सही है कि ये कहा यह जा रहा है कि आस्ते आस्ते अपनी विरुलेंस को ये जो वायरस है वो कम करता रहेगा और ये इसी तरह से पेंडेमिक जो है इससे हम निजात पा सकेंगे। मगर अगर आप वायरस की अगर हम बात करते हैं तो वायरस कितनी ही म्यूटेशंस करता है और अगली अगर म्यूटेशन हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि ओमिक्रॉन की तरह और भी माइल्ड हो और एक ये फ्लू के रूप में आगे आके हमें नजर आता रहे, जिसमें हमें वैक्सीन करवाएं और थोड़ा बहुत जुकाम खांसी हो और जो लोग हैं। जी बेदी जी, डॉक्टर बेदी आवाज आ रही है आपको? जी जी। इसके अलावा डॉक्टर बेदी, आज अमेरिका में तकरीबन 10 लाख कोरोना मामले सामने आए हैं, लेकिन इसके बावजूद पाबंदियां जो है वो अमेरिका जैसे देश में भी नहीं लगाई गई है। अभी भी जो चीजें हैं वहां वो उसी तरीके से चल रही है। हालांकि अब इसको लेकर बात हो रही है कि थोड़े स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जाए। तो क्या भारत में भी अगर अभी संक्रमण के मामले आज तकरीबन 35 के आसपास दर्ज किए गए हैं ओवरऑल, तो अगर ये मामले बढ़ते हैं तो क्या देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति लगाने की जरूरत पड़ेगी या फिर इस बार ये ओमिक्रॉन जो है वो उतना घातक नहीं है, इतना जानलेवा नहीं है कि लॉकडाउन लगाना पड़े? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि लॉकडाउन जैसे हमें पहले लगाए थे उस तरह की स्थिति हम दोबारा उसका सामना करें। मगर एक फर्क मैं यहाँ पर आपके माध्यम से जी में पहुंचाना चाहता हूँ कि बाहर के मुल्कों में 2 डोजेस बहुत ज्यादा प्रतिशत लोगों में दी गई है और
बूस्टर डोजेस का भी बहुत ज्यादा परसेंटेज जो है उनमें वो लगाया गया है। हालांकि इंडिया में ये 2 डोजेस भी पूरे इतने ज्यादा परसेंटेज लोगों में नहीं आई है और बूस्टर डोज तो अभी शुरू ही हुई है, तो थोड़ा सा फर्क है बाहर के मुल्कों में और यहाँ के मुल्क में। और वहां पे भी ये देखा जा रहा है कि जहां पर 2 डोजेज लगी हैं और बूस्टर लगी हैं उनमें जो है ये सीरियसनेस कम पाई जा रही है, मगर अगर जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगी है उनमें ये जी 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 डॉक्टर बेदी जी आवाज आ रही है? हाँ जी 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 बात रखिए अपनी पूरी। या तो हमें ये एक तरफ से हमें बेदी जी से संपर्क हमारा। जी जी बेदी जी आपकी आवाज थोड़ी रुक रुक के आ रही है, जी बोलिए। हाँ अभी ठीक है? जी 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 अब ठीक है। हाँ इसलिए ऐसा है कि जहां तक एक खुशखबरी सी नजर आती है और थोड़ी उम्मीद बनी हुई नजर आती है कि ये माइल्ड केसेस है, आस्ते आस्ते ये पेंडेमिक खत्म होने की तरफ इशारा करती है, मगर दूसरी तरफ 135 करोड़ की देश की जो आबादी है इतनी ज्यादा है कि इसमें कुछ प्रतिशत भी अगर सीरियस होते हैं तो वो हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर दोबारा स्ट्रेस कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल बेदी जी वो ये है, इस वेरिएंट की जिस देश से शुरुआत हुई यानी साउथ अफ्रीका से, वहां अब हमने देखा कि स्टार्टिंग के 15-20 दिन जो ओमिक्रॉन के मामले हैं वो बिल्कुल एक अपवर्ड पीक पर थे, लेकिन अब लगातार जो ओमिक्रॉन के मामले हैं और कोरोना के ओवरऑल मामले भी हैं वो वहां कम हो रहे हैं। तो क्या हम भी ये उम्मीद करें कि भारत में भी अभी जो ग्राफ हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है वो जनवरी एंड तक फिर से डिक्रीजिंग होता हुआ नजर आए? यस, इसकी संभावना है क्योंकि वेरिएंट सेम है, तो जिस तरह से वहां पर बिहेव कर रहा है उसी तेजी से यहाँ पर भी आया है और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये उतनी ही जल्दी से नीचे भी आएगा। मगर ये सारा कुछ कहते हुए मैं ये कहूंगा कि जो लोग बुजुर्ग हैं, जो लंबी बीमारियों से जो जकड़े हुए हैं, उनमें ये जो ओमिक्रॉन है उनमें ये घातक सिद्ध हो सकता है। और अगर 1% लोगों में भी ये सीरियसनेस करेगा तो हिंदुस्तान में ये फिर भी काफी लोगों को प्रभावित कर सकता है। और इसी में एक बात जोड़ रहा हूं डॉक्टर बेदी कि अभी तक ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया में जितने भी लोगों के मरने की खबरें आई हैं वो सभी ज्यादातर वो लोग रहे हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की डोजेज नहीं लिए। तो ऐसे में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ना बेदी जी की लोग अपनी दोनों डोज वैक्सीन की लें। बिल्कुल, आज के दिन में जो आदमी दोनों डोजेस नहीं लगा रहा है, मैं समझता हूं कि वो अपनी जान से खेल रहा है। कहूं कि इतनी ये उसके अपने खुद के लिए बहुत खतरनाक बात है कि वो जो आराम से जिसका बचाव हो सकता है 2 इंजेक्शन लगा के 2 डोजेस के साथ, और वो नहीं कर रहा है और कल खुदा ना खास्ता वो अगर लंबी बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा तो ये अपने आप को ही ब्लेम करेंगे। यानी डॉक्टर बेदी जी ये समझा जाए कि जिन्होंने 2 वैक्सीन की डोजेस ले ली हैं उनमें अब ओमिक्रॉन का खतरा बहुत कम है। यस, स्टडीज यही बताती है कि उनका खतरा कम है, मगर हाँ वहां पर उन्होंने इत्तेहाद ये लेना है। देखिए, अगर मैंने 2 डोजेज लगाई हैं, मेरी उम्र कम है, मेरे को इन्फेक्शन माइल्ड होगी, मगर मैं घर में अगर इन्फेक्शन को लेके आऊंगा, मेरे माँ बाप है वो बुजुर्ग है या कोई घर में ऐसा व्यक्ति है जो लंबी बीमारी से जूझ रहा है, तो उनको मैं ये इन्फेक्शन दे दूंगा तो उनमें ये खतरनाक होने की चांसेस हैं। अच्छा डॉक्टर बेदी, पिछले साल आज से 5-10 दिन पहले भी जब मेरी आपसे बात हुई मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या ये जो वेरिएंट है ये हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर देगा इंडियंस में। अब आप इसको कैसे देख रहे हैं? तकरीबन 10 दिन हो गया है, ग्राफ आप देख चुके हैं, क्या इस बात को लेकर आप भी आशान्वित है कि एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलपर वेरिएंट है? यस, इसके पूरे संकेत है कि ये हर्ड इम्यूनिटी की तरफ लेके जाएगा। हर्ड इम्यूनिटी बनेगी, एक तो वैक्सीनेशन की दर काफी अच्छी है हिंदुस्तान। जी 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 बेदी जी आवाज आपकी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आर.एस. बेदी जी, आपकी आवाज हम तक हो जाएगी। जी 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 तो ये सब कुछ जो है हमारे को हर्ड इम्यूनिटी की तरफ लेके जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आर.एस. बेदी जी आपका मेरे साथ जुड़कर तमाम जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो दर्शकों तक आपके माध्यम से हमने बताई किस तरीके से इस वेरिएंट को लेकर। हालांकि अच्छी बात यह है कि तमाम जो लोग हैं वो इन्फेक्ट होकर घर में ही ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन
किसी भी तरीके की ढिलाई जो है वो नहीं बरतनी है। तमाम सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल का हमें पालन करना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है और सबसे महत्वपूर्ण वैक्सीन की दोनों डोज लेनी है। रुख अगली खबर का करते हैं। ओलंपिक के बाद भारत की बेटियों ने फिर एक बार भारत का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि भारत की बेटियों ने एक बार फिर भारत का नाम रोशन किया है। गाजियाबाद के मोदीनगर की रहने वाली दो बेटियां सपना भारती और मनीषा शर्मा ने विदेशी धरती टर्की में सिल्वर मेडल जीतकर देश के साथ गाजियाबाद का भी नाम रोशन किया है। सपना भारती की बात करें तो सपना भारती का ये पहला मौका है जब वो विदेशी धरती पर खेलने उतरी और पहली बार में ही वो सिल्वर मेडल जीतने का कीर्तिमान स्थापित उन्होंने किया। जब सपना भारती अपने गांव पहुंची तो गांव वालों ने सपना भारती का फूल मालाओं और मिठाइयों के साथ स्वागत किया, जबकि मनीषा शर्मा 3 बार विदेशी धरती पर खेल चुकी हैं। वहीं इनके कोच पारुल त्यागी को इस बार निराशा हाथ लगी। सपना भारती का कहना है कि इनके कोच पारुल त्यागी का पूरा ध्यान अपनी दोनों शिष्याओं पर था, या यूं कहें कि एक गुरु ने अपना मेडल अपनी शिष्याओं पर न्यौछावर कर दिया। रुख अगली खबर का। यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक 72वीं हुई। यमुना प्राधिकरण बोर्ड के चेयरमैन अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार और सीईओ अरुण सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में 41 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें बताया गया कि 2120 करोड़ की प्राप्तियां हुई हैं और 1474 करोड़ का व्यय हुआ है। ये प्राप्तियां पिछले वित्तीय वर्ष से 159% ज्यादा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 445 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। बैठक में यह भी बताया गया कि भारत सरकार से मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने के लिए प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है। बैठक में बताया गया कि मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने का अप्रूवल मिल गया है। ये मेडिकल पार्क 350 एकड़ में होगा। इसमें मेडिकल से जुड़े हुए MRI, CT स्कैन जैसे बड़े बड़े उपकरण अब भारत में बनेंगे। उत्तर प्रदेश में इस मेडिकल डिवाइस पार्क में इंटरनेशनल कंपनियां आएंगी। इसको लेकर मार्केटिंग की जाएगी और उन कंपनियों को बढ़ावा दिया जाएगा। आयकर विभाग ने मंगलवार को नोएडा के एक बिल्डर के ठिकानों पर छापेमारी की है। ACE रियल एस्टेट के मालिक अजय चौधरी के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की जा रही है। ACE ग्रुप के नोएडा, दिल्ली और आगरा सहित कई शहरों में ठिकानों पर छापेमारी जारी है। अजय चौधरी का नाम नोएडा के बड़े बिल्डरों में गिना जाता है। नोएडा पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद एक बदमाश विकास उर्फ काली को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मुठभेड़ में बदमाश को गोली मारी। घायल होने के बाद पुलिस ने बदमाश विकास को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में जानकारी मिली कि बदमाश थाना बीटा 2 से एक मुकदमे में 3 साल से फरार चल रहा था। बदमाश पर एक ऑटो चालक को गोली मारकर उसे कैश लूटने का आरोप है। इसके ऊपर 10,000 का इनाम घोषित था। घायल अभियुक्त का इलाज अस्पताल में चल रहा है। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 में पुलिस ने शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। आपको बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल और एक अवैध तमंचा बरामद किया गया। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि पकड़े गए बदमाश का पुराना आपराधिक इतिहास है। पकड़े गए बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना इकोटेक 3 अंतर्गत एक पुलिस मुठभेड़ हुई थी। इसमें एक बुरा नाम का अपराधी है, ये बड़ी लुटेरा है, शातिर अपराधी है। ये 25,000 का इनामी है। इसको चोट हल्का सा लग गई। इसको अभी इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। इकोटेक 3 पुलिस ने आज कच्ची सड़क के आसपास में चेकिंग कर रहे थे। उस समय एक संदिग्ध गाड़ी आया। ये 2 व्हीलर पर रुक के पुलिस ने चेकिंग करने के लिए कोशिश की थी, लेकिन ये लोग ने पुलिस के ऊपर हमला किया। इसमें डिफेंस में पुलिस हल्का सा फायरिंग किया है। ये इसमें एक फरार हो गई। इनका गिरफ्तारी करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। ये गिरफ्तारी अभियुक्त कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, कुछ कारतूस और एक। फिलहाल के लिए दिल्ली NCR की तमाम खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।